वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे क्लास 11th के 7th लेसन के बारे में, जिसका नाम सब्जियों का वर्गीकरण है। तो कुछ आधार पर अपने सब्जियों का वर्गीकरण पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले पार्ट में, और कुछ सब्जियों का वर्गीकरण आज इस पार्ट में अपने पढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं अपने लेसन का नाम सब्जियों का वर्गीकरण। सब्जियों का वर्गीकरण तो अपने जीवन चक्र के आधार पर व ऋतुओं के आधार पर और अपने उपयोगी भाग के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ चुके हैं। इसके साथ अपने प्रवर्धन विधियों के आधार पर भी वर्गीकरण को पढ़ चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश अवधि के आधार पर, यानी कि उनको प्रकाश कितना चाहिए, पुष्पन के लिए उनको प्रकाश कितना चाहिए, उसके आधार पर अपने को वर्गीकरण पढ़ना है। आज इसमें क्या पढ़ेंगे अपने कि हाँ, उनको पुष्पन के लिए कितना प्रकाश चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, नहीं चाहिए और मध्यम चाहिए। इस आधार पर अपने 3-4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पढ़ते हैं प्रकाश की अवधि के आधार पर। अपना 5वां वर्गीकरण है प्रकाश की अवधि के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि सब्जियों का प्रकाश की अवधि के आधार पर अपने वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपने वर्गीकरण आता है दीर्घ दिवस प्रभावी। दीर्घ दिवस प्रभावी 1 नंबर। दीर्घ दिवस प्रभावी, लॉन्ग डे प्लांट। जो सब्जियां को प्रकाश के लिए अधिक मात्रा में या 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, वह सब्जियां इसके अंतर्गत आती है। ये सब्जियां मुख्य रूप से सर्दियों में उगाई जाती है। इनको पुष्पन, यानी कि फूल आने के लिए के लिए 10 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसको प्रकाश के लिए 10 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सर्दियों में जो उगाई जाती है वो सारी सब्जियां इसके अंतर्गत आएगी कि कौन कौन सी सब्जियां सर्दियों में उगाई जाती है। तो वो सारी सब्जियां इसके अंतर्गत आती है। लघु दिवस प्रभावी। अगली बात करते हैं अपने लघु दिवस प्रभावी या शॉर्ट डे प्लांट। अब इनको प्रकाश के लिए क्या होता है कि 10 घंटे से कम आवश्यकता होती है। ये सब्जियां
मुख्यतः वर्षा ऋतु, ये सब्जियां मुख्यतः वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु में उगाई जाती है या खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। इनको पुष्पन के लिए 8 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनको जो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं ये इसके अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं अपने दिवस निष्प्रभावी फसलें। दिवस निष्प्रभावी फसलें, अब कौन कौन सी ऐसी फसलें होती है या इनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इनके पुष्पन पर कोई भी प्रकाश के अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन फसलों में इन फसलों के पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें वर्ष में कभी भी बोया जा सकता है। तो इनको क्या होगा, कभी भी बोया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अपने देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें आती हैं। एग्जाम्पल, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, चौलाई, ये सारी जो सब्जियां हैं इन पर प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला वर्गीकरण अपने पढ़ेंगे परागण विधि के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि यहाँ पे स्वपरागण होता है या पर परागण होता है। देखिए स्वपरागण क्या होता है, उसी स्वपरागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद, उसी बेल पर नर पौधा होगा, उसी बेल का मादा फ्लावर होगा, फूल होगा, नर फूल उसी का होगा, मादा फूल उसी का होगा, उसी से वो परागित होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है, दूसरी बेल से नर और मादा पौधों फ्लावर्स का एक्सचेंज होते हैं, परागण होता है, उसको क्रॉस पॉलिनेटेड बोलते हैं। इसके आधार पर 3 भागों में सब्जियों को विभाजित किया गया है, स्वपरागित, परपरागित और बहुधा परपरागित फसलें। तो देखते हैं परागण विधि के आधार पर वर्गीकरण। 6 नंबर, परागण विधि के आधार पर वर्गीकरण। देखिए परागण विधि के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने देखते हैं परपरागित फसलें। 1 नंबर, परपरागित फसलें।
या सब्जियां। कौन कौन सी सब्जियां हैं जो परपरागित है? चौलाई, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी। चौलाई, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, खीरा, कुकुरबिटेसी, कुल की सब्जियां, ये सारी क्या होती है कि स्वपरागित फसलें होती है, परपरागित फसलें होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि स्वपरागित फसलें। स्वपरागित फसलें ऐसी कौन कौन सी फसलें होती है जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल है टमाटर, मटर, सेम, चमला, टमाटर, मटर, सेव, चमला, सलाद एक सब्जी होती है, सलाद इत्यादि। ये सारी क्या होती है? स्वपरागित फसलें होती है। देखिए अब आती है बहुधा परपरागित फसलें। सी, बहुधा परपरागित फसलें। बहुधा परपरागित फसलें कौन सी होती हैं? मिर्च, बैंगन, भिंडी। मिर्च, बैंगन और भिंडी। अब बताइए सर कि परपरागित तो समझ में आ गया, स्वपरागित भी समझ में आ गया, पर ये बहुधा परपरागित क्या होती है? बहुधा परपरागित होती है कि इनमें स्वपरागण पाया जाता है परंतु अपने इनमें परपरागण भी कर सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हैं जिनमें परागण के आधार पर अपने इनको विभाजित करते हैं। अब आता है फूलों की संरचना के आधार पर वर्गीकरण। 7वां, फूलों की संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण होता है वो ऊपर वाला वर्गीकरण जो अभी पढ़ा था परागण के आधार पर, उससे रिलेटेड ही होता है। कैसे रिलेटेड होता है? जैसे एक फूल मोनोसियस होता है जिसमें एक ही पौधे पर दोनों नर व मादा फूल दोनों होते हैं। डायोसियस होता है मतलब दो सिर होते हैं उसके, तो दो पौधों पर होंगे। तो इसी प्रकार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें दो भागों पर होंगे वो तो परपरागित में आएगा और जिसके एक भाग पर होगा वो स्वपरागित में आता है। तो अपने लिखते हैं एक लिंगाश्री सब्जियां। 1 नंबर, एक लिंगाश्री सब्जियां। इंग्लिश में जरूर याद रखना मोनोसियस, मोनोसियस। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ भी मिल सकता है और इंग्लिश में याद रखना भी इजी है। तो इनमें क्या होता है, इसमें नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं। मोनोसियस मतलब एक ही सिर होता है इसमें नर व मादा पुष्प, नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं, अलग अलग पौधों पर होते हैं। नर व मादा पुष्प क्या होंगे? अलग अलग पौधों पर होंगे। परवल, चुकंदर, पालक,
एग्जाम्पल पै से परवल, पै से पालक और चुकंदर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं द्विलिंगाश्री या डायोसियस, सॉरी एक लिंगाश्री को डायोसियस बोलते हैं। एक लिंगाश्री को डायोसियस मतलब दो पौधों पर पाए जाते हैं। बी द्विलिंगाश्री, लिंगाश्री सब्जियां, द्विलिंगाश्री सब्जियां मतलब मोनोसियस, इसमें एक ही सिर पाया जाता है मोनोसियस में। तो इसमें नर व मादा पुष्प होंगे, एक ही पौधे पर होते हैं। इसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। नर व मादा पुष्प इसमें क्या होंगे, एक ही पौधे पर होंगे। एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी, चौलाई, कसावा, कुकुरबिटेसी, चौलाई, कसावा इत्यादि, ये सारे क्या होते हैं, द्विलिंगी या मोनोसियस होते हैं। इनको इंग्लिश में जरूर याद रखना। मोनोसियस एक सिर होता है मतलब एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों होते हैं। डायोसियस मतलब दो जगह इसके सिर होते हैं, कहाँ कहाँ, दूसरी बेल पर एक बेल पर होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में अपने समझते हैं कि वानस्पतिक आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हाँ जी, 8 वर्गीकरण अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने पढ़ेंगे कि वानस्पतिक आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। लिखते हैं 9वां, वानस्पतिक आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। तो वानस्पतिक आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसमें इसको वैज्ञानिक विधि मानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के काम की तो यही विधि है कि वानस्पतिक आधार पर इसमें कुल, वंश व जाति के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। तो लिखते हैं अपने यह सब्जियों के वर्गीकरण की वैज्ञानिक विधि है। इसमें सब्जियों को कुल, वंश व जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यह वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है। इसमें सब्जियों को कुल, वंश व जाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, आपकी किताब में बहुत सारे वैज्ञानिक नाम और बहुत सारा वर्गीकरण दिया हुआ है। इतना याद रखना आपके लिए और हमारे लिए भी इम्पॉसिबल है। तो इतनी बड़ी संख्या में सब्जियों के वानस्पतिक नाम और उनके कुल याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो इससे अच्छा होता है कि अपने इस किताब में जो जो अपने सिलेबस में है वही बॉटनिकल नाम और उन्हीं सब्जियों के बारे में जानेंगे।
आगे आपका 10वां लेसन है जिसके बारे में आपका सब्जियों का लेसन है, उसमें सब्जियों के वानस्पतिक नाम, कुल और गुणसूत्र संख्या सारी चीजें विस्तार से दी हुई है, तो उनको अपने लर्न करेंगे, उनका ही वर्गीकरण यहाँ पे अपने पढ़ेंगे। तो छोटा सा मैं बता देता हूँ, बाकी अपने जब सब्जियों का चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम ये चीजें सारी डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी सब्जी का क्या वानस्पतिक नाम है और यह कौन से कुल से संबंधित है। अपने बात करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले एक बीज पत्र वाले पौधे, एक बीज पत्र वाली सब्जियां, ठीक है, जिसमें बीज पत्र एक होता है। और दूसरा वर्गीकरण क्या है, द्विबीज पत्र वाले सब्जियां। तो इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बीज पत्र वाली सब्जियां और द्विबीज पत्र वाली सब्जियां। तो चलिए अपने थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं कि कौन कौन सी एक बीज पत्र में आती है। प्याज, लहसुन, अरबी, जमीकंद। प्याज, इसका नाम है एलियम सेपा। लहसुन, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम, ठीक है। तो दूसरा अपने बात करते हैं अरबी और जमीकंद। अरबी, जमीकंद, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इनका अपने बॉटनिकल नाम की जरूरत नहीं है याद करने की। यदि ये सिलेबस में होते हैं तो इनके बॉटनिकल नाम याद करेंगे। इन दोनों का जो कुल होता है प्याज और लहसुन का, एलिएसी, इनका दोनों का एरेसी। इनका थोड़ा सा कुल याद रख लेंगे, बाकी नहीं भी रहे तो एलिएसी एक की कुल याद रख लेते। मुख्य रूप से ये सब्जियां हैं, बाकी चाइनीज रतालू, स्तावर, ये सारी चीजें भी दी हुई है। अब बात करते हैं अपने द्विबीज पत्र कौन कौन सी हैं। मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। मूली, फूल गोभी, मैं बॉटनिकल नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है। पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सारी है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, इस कुल से संबंधित। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी से संबंधित है तो इनका नाम होता है ब्रेसिकेसा ओलेरेशिया। गोभियों का सारों का नाम होता है ब्रेसिकेसा ओलेरेशिया, और इनके आगे इनके पिटाटा और ये सब क्या होती हैं वेराइटीज इसके आगे लगाई जाती है। तो ये सारी ब्रेसिकेसी कुल की सब्जियां हैं। चुकंदर, विलायती पालक और बथुआ। चुकंदर, विलायती पालक, बथुआ, ये है चिनोपोडियेसी। चिनोपोडियेसी कुल से संबंधित है। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं कुकुरबिटेसी कुल की। लौकी, करेला, खीरा, ककड़ी, टिंडा, ये सारे हैं कुकुरबिटेसी। ये सारे कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां हैं। इसमें और भी कुछ मिश्रण और भी कुछ हो सकते हैं, खरबूजा, खीरा, पेठा, ककड़ी, परवल, करेला, टिंडा, कद्दू, ये सारे होते हैं। जैसे सब्जी बेचने वाला होता है ना, वैसे ही सेम ही यहाँ पे होता है। अब आता है फेबेसी कुल की। मटर, सेम, चमला, ये आता है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। अब लेग्यूमिनेसी में क्या होता है, लेग्यूमिनेसी इसमें होता है फलियों वाली सब्जियां होती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, वो इसके अंतर्गत कुल के अंतर्गत आती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं लोबिया वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं। भिंडी, मालवेसी,
भिंडी कपास वाले कुल से आती है, मालवेसी। कपास कुल की सब्जी है ये मालवेसी। ठीक है, तो ये सारी क्या है, द्विबीजपत्री सब्जियां है। इसके आगे अपने बात करते हैं आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, ये सारी सोलेनेसी कुल से आती है, सोलेनेसी। ठीक है, एक बार आप इतना कुल याद कर लीजिए कि ये कौन से कुल से आते हैं, नाम आपको मार मार के याद करवा देंगे। नहीं, ऑनलाइन तुम्हारे ही नहीं जाता ना। हाँ, APSC। गाजर और धनिया, गाजर, धनिया, ये किससे आते हैं, APSC। APSC कुल से आते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं हल्दी, अदरक, हल्दी, अदरक, जिंजीबरेसी। ठीक है, इस कुल से आते हैं। और बड़ी चौलाई, छोटी चौलाई, एमरेंथी कुल से आते हैं। ठीक है, ये था वानस्पतिक आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण आपने पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि कुल के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। अपने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फसलों को पढ़ा है और इनके कुल पढ़े हैं कि एक पत्री में ये कुल आते हैं, द्विबीजपत्री में ये कुल आते हैं और इन कुल में ये सब्जियां आती है। तो आप आपकी किताब में से इसको नोट डाउन कीजिए, वरना आपको नोट्स में ये मिल जाएंगे। इनके बॉटनिकल नाम अपने यहाँ याद नहीं करेंगे, इनके बॉटनिकल नाम अपने 10th लेसन में सब्जियां जहाँ दी हुई है वहाँ पे एक एक सब्जी को अपने विस्तार से पढ़ेंगे, उस टाइम याद करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपने बात करते हैं कि सब्जियों की खेती के प्रकार। अब अपना नया टॉपिक आता है सब्जियों की खेती के प्रकार। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है सब्जियों की खेती के प्रकार। तो सब्जियों की खेती को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, किस आधार पर, जैसे अपने किस आधार पर कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं या खाने के लिए कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, किस लिए अपने कर रहे हैं। एक तो होता है जैसे किचन गार्डनिंग बोलते हैं। ठीक है, घर के पीछे या आसपास जहाँ पे अपनी खाली पड़ी जमीन होती है वहाँ पर अपने जब सब्जियों की खेती करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। ठीक है, घर में अपने 5-4 सदस्य है तो इतनी सी छोटी सी बाड़ी लगा लेते हैं और जब खेती करते हैं तो इसको किचन गार्डनिंग बोला जाता है। तो ये अपने सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए करते हैं। एक होता है व्यवसाय के लिए खेती। तो व्यवसाय के लिए खेती क्या होती है, बहुत बड़े स्तर पर होती है। सब्जियों को बाजार में बेचना और उनसे पैसा कमाना ये मुख्य मकसद होता है। तो इस मकसद के लिए जब खेती की जाती है तो व्यवसाय के पर्पज से की जाती है। तीसरा अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे कि बीज उत्पादन के लिए अपने सब्जियां की खेती करते हैं, क्योंकि बीज उत्पादन करेंगे और बीज मार्केट में बेचेंगे, किसान लोग खरीदेंगे। फिर होता है बेमौसमी सब्जियां, बिना मौसम की सब्जियों को अपने बाजार में बेचते हैं और उस टाइम में उनका मौसम नहीं होता, परंतु रबी वाले को खरीफ में, खरीफ वाले को रबी में बेचते हैं। ये अपने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगाकर पॉसिबल किया जा सकता है। और उसके बाद में हरित गृह प्रभाव में इनको पॉसिबल किया जा सकता है। उसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स, बिना मृदा की खेती यानी कि पानी के अंदर खेती करना, जम्मू कश्मीर में डल झील में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये सारी खेती होती है। तो अपने लिखते हैं गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती। पहला, गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती। गृह वाटिका स्तर पर सब्जियों की खेती पहला वर्गीकरण है अपना। दूसरा वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं कि व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती। व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती। अब व्यावसायिक स्तर पर दो प्रकार से सब्जियों की खेती की जा सकती है, मार्केट गार्डनिंग और
दूसरा होता है ट्रक गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग व ट्रक गार्डनिंग खेती की जा सकती है। तीसरा बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती। चौथा अपने बात करते हैं संसाधन के लिए सब्जियों की खेती, संसाधन के लिए सब्जियों की खेती। पांचवा अपने बात करते हैं बेमौसमी, पांचवा यहां कर लेते हैं, बेमौसमी सब्जियों की खेती। छठा अपने बात करते हैं तैरते हुए सब्जी उद्यान या हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। और सातवां अपने बात करते हैं प्रदर्शनी के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए सब्जियों की खेती। ये खेती किसके लिए की जाती है? दिखाने के लिए, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि ये कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज के लिए इतने काफ़ी रहेगा। अगली वीडियो में अपने बात करेंगे कि गृह वाटिका किस प्रकार से लगाई जाती है, क्या फायदे हो सकते हैं, और व्यवसाय के लिए जो खेती करते हैं उसके लिए अपने चर्चा करेंगे। दो टॉपिक की तो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु थोड़ा सा इनके लिए बता देते हैं। बीज उत्पादन तो ठीक है, संसाधन के लिए भी ठीक है। उसके बाद बेमौसमी सब्जियां हरित गृह प्रभाव में की जाती है। तैरते हुए उद्यान जो होते हैं, तैरते हुए उद्यान, वो जम्मू कश्मीर के, आगे लिख लेना, जम्मू कश्मीर की डल झील में खेती की जाती है। इससे पहले लिख लेना यह खेती बिना मृदा के की जाती है, बिना मृदा के की जाती है। यह खेती होती है वो बिना मृदा के सिर्फ पानी पर की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत होगा। आगे पढ़ेंगे अपने गृह वाटिका और उसके बाद में व्यावसायिक स्तर पर जो खेती की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा। मिलते हैं अगली वीडियो में।